So within this video, we are basically going to cover the first chapter of special senses, which is optics of vision. आपकी आई का पहला चैप्टर है ये. इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स. अब सन से जितनी भी आपकी रेज आ रही हैं, गैमा, एक्स, यूवी, इनमें से किसी को भी इंसान की आंख जो है वो देख नहीं सकती. सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वो चीज़ है जिससे इंसान की आंख देख सकती है. उसके लिए जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली ये है विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम. इसमें यहाँ पे अगर हम वी से स्टार्ट करें यानी वॉयलेट से, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है. जब तक हम रेड पे जाते हैं वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो चुकी होती है और फ्रीक्वेंसी जो है कम हो चुकी होती है. ये सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम है और इन्हीं कलर्स के मिल जाने से जो नए कलर्स बनते हैं उन्हीं कलर्स को इंसान देख सकता है. जो बाकी रेज हैं जैसे माइक्रोवेव्स हो गई या रेडियो वेव्स हो गई उनको इंसान नहीं देख सकता. अब वो तमाम लाइट्स जिन्हें इंसान देख सकता है उनकी जो बेसिकली स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अब ये जो है बेसिकली एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर भी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिस तरीके से आप एक ग्लास के अंदर से लाइट पास कर सकते हैं या कोई भी ऐसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है. लाइट की जो स्पीड है ना उसे हम स्टैंडर्ड एयर में ही लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमें पता है क्योंकि कंफर्म है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. अब अगर हमने किसी चीज़ का जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, जैसे हम आगे आंख की पावर पढ़ेंगे या इस हवाले से, तो हमें उसके हवाले से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो पता होने चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का आप तब निकाल सकते हो आपको एयर की स्पीड ऑफ लाइट पता हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर versus speed of light in that medium in which you are whose refractive index you are going to find out. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि क्लास में अगर मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और फिर मुझे ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट पता हो कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है या फिर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो मैं उस 1.5 लाख या 2 लाख को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिवाइड कर दूंगी और मुझे मिल जाएगा उस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इस लिहाज से आप देखें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से निकाला जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अगर मैंने एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो मैं डिवाइड भी कर दूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 आ जाएगा विच इज़ स्टैंडर्ड. अब बाकी अगर हमने किसी चीज़ का निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं ग्लास का निकालना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूंगी ऊपर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और नीचे में फॉर एग्जांपल उस चीज़ का है 1.5 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. तो इस तरीके से आप निकालेंगे. अब जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी. जैसे एयर का था 3 लाख और ग्लास का मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर 1.5 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2. अब एयर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. नाउ दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इसे यूँ भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. ये हमें कंफर्म है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट उस चीज़ का जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ठीक है, उसकी भी आपको स्पीड पता होना चाहिए कि उस चीज़ के अंदर लाइट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कितनी है इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. ठीक है, अब अगर हमने एयर का ही निकालना है तो एयर की है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और हमें पता चल गया है कि हमने क्योंकि एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो नीचे भी हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिख देंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1. अब फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास का निकालना है, अगर मैं कह दूँ कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता होनी चाहिए. अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल 2 लाख है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऊपर मैं लिखूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. इसका मतलब है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 वो ज़्यादा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज़ 1, तो इसका मतलब है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि जब भी एयर से गुजरते हुए लाइट जो है वो किसी भी ऐसे मीडियम पे पड़ेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले में ज़्यादा होगा, तो लाइट की जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी. अब जो एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब भी एयर से लाइट किसी और मीडियम में एंटर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी उसकी वेवलेंथ जो है ना वो कम हो जाएगी. नाउ दिस इज़ अ वेव.
फॉर एग्जांपल ये इतना हमने टाइम पीरियड में इस वेव ने, फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं 5 सेकंड में इसने इतनी बेसिकली वेवलेंथ बनाई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गए और इसका जो वेव लेंथ है ना वो कम हो गई। ठीक है, जब भी एयर से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लाइट वहाँ पे एंटर करेगी तो क्या होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। स्पीड भी कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, बढ़ क्या जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हम ये सब कुछ यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, टेक्निकली इसका क्या मतलब है। आप देखें, अब कोई भी लाइट आ रही है कहीं से भी रिफ्लेक्ट होके, आप किसी भी चीज़ को देखते हैं इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस सब्सटेंस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। जिस कलर की लाइट को जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर उस ऑब्जेक्ट का होता है। अगर कोई चीज़ आपको ब्लैक नज़र आ रही है इसका मतलब है कि वो हर वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। इसी तरह वाइट कलर का अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि वो हर लाइट को जो बेसिकली है रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से वो आपको वाइट नज़र आ रहा है। इसी तरह कोई सब्जेक्ट अगर आपको बेसिकली ब्लू कलर का नज़र आता है इसका मतलब है ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्लू अपेयर हो रहा है। इसके अलावा हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसकी बेंडिंग हो जाती है। तो याद रखिएगा ये बेंडिंग सिर्फ तब होती है जब जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ा हो एक्सेप्ट 90। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो अगर वो ऑब्जेक्ट यूँ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली पड़ा है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ से लाइट आ रही है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो लाइट बेंड नहीं होगी। हाँ, अगर यही ऑब्जेक्ट जो है वो बेंडेड पड़ा हो, कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा हो एक्सेप्ट 90, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो या फिर 60 डिग्री का बन रहा हो या 70 का, तो वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिफ्रैक्शन क्या होती है तो हम कहते हैं कि लाइट जो एक मीडियम से आ रही है, फॉर एग्जांपल एयर से आ रही है, वो जब दूसरे मीडियम में एंटर हो और तब जब वो जो पर्टिकुलर मीडियम है वो एक एंगल पे पड़ा हो एक्सेप्ट 90 यानी परपेंडिकुलरली ना पड़ा हो, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट एन एंगुलेटेड इंटरफेस, ये एक जगह थी और यहाँ से दूसरी जगह पे दूसरे मीडियम में एंटर हो गई और इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एंगल की वजह से लाइट की यहाँ से बेंडिंग हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई के अंदर हम ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बेसिकली अगर आपको आई के स्ट्रक्चर का पता हो तो पीछे जब रेटिना बनता है तो रेटिना के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस, जो कि पॉइंट होता है हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी का। विजुअल एक्यूटी क्या है, जिससे कि आप माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन पावर पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की क्लैरिटी का कि दो पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट नज़र आएँ, इसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो आई की बेसिकली जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसे हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं कि आई की एबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज टू सेपरेट पॉइंट्स इज कॉल्ड विजुअल एक्यूटी। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट आ रही है आपकी आंख के अंदर एंटर हो गया आपके प्यूपिल से, तो वो सारी लाइट रेज जहाँ से भी आ रही हैं वो सारी बेंड होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरे रेटिना के ऊपर, तो उसके लिए ये बेंडिंग हम बेसिकली पढ़ते हैं। और ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं कि लाइट की वेलोसिटी या वेवलेंथ जो है कम हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर से लाइट एंटर होती है फिर तो आपकी आंख में चली गई, आपका आगे कॉर्निया पड़ा है, फिर प्यूपल से होकर आपका फिर एक लिक्विड पड़ा जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका लेंस पड़ा है, लेंस के पीछे आपका विट्रस ह्यूमर पड़ा है और फाइनली फिर आपकी रेटिना पे आके गिरती है। तो इन सारी सरफेसिस का भी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिस तरीके से हमने ऊपर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है ना, अब इसी तरीके से जिन लोगों को ऐनक लगी होती है, जैसे अगर जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, मायोपिक्स जो होते हैं, जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर है, जो हाइपरमेट्रोपिक्स होते हैं, अब उस ग्लास का भी एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेसिकली हेल्प कर रहा होता है लाइट की बेंडिंग को। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली ये प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के लिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बेसिकली फिजिक्स से आप लोग इतना तो पढ़ के आए होंगे कि लेंसेज दो तरह के होते हैं बेसिकली। वन इज़ कॉल्ड कन्वेक्स लेंस जो कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड वन इज़ कॉल्ड कनकेव लेंस। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज कराता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट लाइक दिस, जबकि जो कनकेव लेंस होता है
वो लाइट को डाइवर्ज कराता है इस तरीके से। अब अगर आप सेंटर पे देखें, तकरीबन जैसे एक लेंस आ रहा है यूं, तो यहाँ पे देखें जो लाइट आएगी उसका एंगल ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे ऐसे जितना एंगल नहीं बना, ऑलमोस्ट 90 ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट रेज जा रही हूँ इतनी बेंड नहीं हुई, जबकि जो एजिस पे लाइट रेज जो आके गुजर रही हैं उनकी जो बेंडिंग है, जो उनकी जो कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा है। अच्छा, सारी जो लाइट रेज है ना उनको कन्वर्ज करके जो सेंटर से गुजर रही हैं, जो एजिस से गुजर रही हैं, उन सबको एक पॉइंट पे ले आता है। उस पॉइंट को जहाँ पे सारी जो लाइट रेज हैं वो एक ही जगह पे आके मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। And the distance from the middle of the lens to this focal point is called focal length. This distance from the center of the lens to this focal point over here is called focal length. अब अगर हम कनकेव लेंस की केस में देखें तो हम देख रहे हैं कि लाइट की जो डाइवर्जेंस हो गई है, तो इसमें फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ कैसे बनेगी? हम कहते थे फोकल पॉइंट तो वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सारी लाइट रेज जो है ना आके मीट कर रही हैं। अब इस पर तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे आके लाइट रेज मीट करें। तो हम बेसिकली एक ना इमेजनरी लाइन बनाते हैं कि अगर ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं तो डाइवर्जिंग जितनी लाइन्स हैं उनको इस तरीके से हम पीछे एक पॉइंट की तरफ लेके आते हैं जहाँ से लाइट रेज ओरिजिनली आ रही थी। तो उनको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक पीछे बन जाता है फोकल पॉइंट, और उसका भी हम सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो बन जाती है फोकल लेंथ। इसके अलावा दो और लेंसेज हमने पढ़ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? तो कन्वेक्स लेंस जो है ना, ये बेसिकली जो ग्लासेस लगते हैं जिन लोगों की करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। और बंदा सोचे कि फार साइटेडनेस, इसमें तो करीब की नज़र कमज़ोर है, तो फार साइटेडनेस नाम क्यों दिया? फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का नज़र आता है, इसलिए हम इसे फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसी तरह जो कनकेव लेंस हैं वो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को कनकेव लेंसेज ही लगे होते हैं कम उम्र में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया, यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर होना, दूर की नज़र कमज़ोर होना। अब इसमें बेसिकली जो लेंसेज हैं वो कनकेव लेंसेज हैं, और मायोपिया को हम इसलिए नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं कि आप करीब की चीज़ें देख सकते हो, उसमें आपको बेसिकली कोई मसला नहीं है। लेकिन दूर की चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ नज़र नहीं आती, इसलिए इसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं कि करीब की चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे मायोपिया। और इसमें कनकेव लेंस इस्तेमाल होता है, जबकि कन्वेक्स लेंस जो है ना वो हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि करीब की नज़र अगर कमज़ोर है तो उसमें लगाया जाता है। इसके अलावा दो और लेंसेज हैं। बेसिकली अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखें जो इस तरीके से होता है, डिटेक्टिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक सर्कुलर लेंस का काम करता है। अब क्या होता है कि लाइट रेज जो यहाँ से गुजर रही हैं वो तो सीधी इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ सीधी अंदर चली जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेज इसकी एजिस पे पड़ती हैं, इस तरीके से जो एजिस पे पड़ी होंगी वो सारी इस तरीके से बेंड होके एक पॉइंट पे आ जाएंगी। बेसिकली अगर मैं इसे यूँ बनाऊँ, ये एक इस तरीके से एक राउंडेड सर्कुलर, तो ये इसके लेटरल एजेस से इस तरीके से कन्वर्ज होकर लाइट सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। एक आप पीस ऑफ पेपर लें, अच्छी सनलाइट में खड़े हों और मैग्नीफाइंग ग्लास के करीब लाते जाएं पेपर को, और एक पॉइंट आएगा जब उसके ऊपर एक ऐसे वाइट लाइट का स्पॉट बनेगा, तो बेसिकली जितनी लाइट रेज आ रही होंगी वो अपनी लेटरल एजेस से रिफ्लेक्ट करके ना एक फोकल पॉइंट बना देगा। जब आप एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ को पहुंच जाएंगे ना तो उस पॉइंट पे जो है वो अपनी पावर की वजह से वो वहाँ पे एक फोकल पॉइंट बना देगा, सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पे ले आएगा। इसके अलावा हमारे पास होता है एक सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस जैसे एक टेस्ट ट्यूब होती है जो हम बायोकेमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको भी आप सूरज की रोशनी में लेके खड़े हों और एक पीस ऑफ पेपर उसके करीब लेते आएँ तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, एक फोकल लेंथ आएगी, जिस पे जाके आपको नज़र आएगा कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं सनलाइट से वो बेसिकली उसकी एजिस से, ये जो इसकी इस तरीके से एजिस हैं उसके टॉप और बॉटम से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सिर्फ एजिस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये सारी एक पॉइंट पे नहीं आएंगी, एक लाइन पे आएंगी। इसी को हम बोलते हैं फोकल लाइन। यहाँ से जो आएंगी दोनों साइड से वो एक पॉइंट पे जुड़ेंगी, यहाँ से जो आएंगी वो एक पॉइंट पे जुड़ेंगी, यहाँ से जो आएंगी वो एक पॉइंट पे मिलेंगी। तो एक फोकल पॉइंट नहीं बन रहा बल्कि एक फोकल लाइन बनती है। अगेन जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ।
सो इससे पता चलता है कि जो सिलेंड्रिकल लेंस है ना वो किसी एक प्लेन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरीके से इस केस में अगर हम देखें तो हमने बेसिकली जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेज आ रही हैं उनको हमने रिफ्लेक्ट करा है इस तरीके से। अगर हम इसी सिलेंड्रिकल लेंस को इस तरीके से रखते हैं तो ऊपर और नीचे से आने वाली लाइट रेज यानी कि वर्टिकल लाइट रेज जो है ना वो एक फोकल लेंथ पे जो है ना वो कन्वर्ज होंगी। और अगर आप दो सिलेंड्रिकल लेंसेज इस तरीके से ले लें और आप उन्हें एक दूसरे के लिए इस तरीके से यूं रख दें राइट एंगल पे, तो ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइट रेस को जो है बेसिकली एक फोकल पॉइंट पे लाएगा और ये वर्टिकल को ले आएगा। तो ये दो अगर सिलेंड्रिकल लेंसेज जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली रख दिए जाएं एक दूसरे के ऊपर तो बेसिकली एक सर्कुलर लेंस का काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि two cylindrical lenses crossed at right angles to each other perform the same function as one spherical lens of same refractive power। अब ये cylindrical lenses का basically जो काम है, अगर कुछ लोगों की नज़र किसी एक particular plane of light में कमज़ोर है यानी कि उन्हें जो vertical चीज़ें पड़ी हैं वो clear नज़र नहीं आती या horizontal चीज़ें clear नज़र नहीं आती तो उनको ये cylindrical lenses लगाने पड़ते हैं।